नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने तुर्की और सीरिया को तबाह कर दिया और उस तबाही बर्बादी की तस्वीरें देखने से पूरी दुनिया का दिल दहल गया है, क्योंकि ये जो हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, ये आधुनिक दुनिया की नई रिहाइश हैं। अधिकांश लोग शहरों में इसी तरह के अपार्टमेंट्स में रहते हैं और तुर्की की तस्वीरों को देखकर सबके मन में यह सवाल उठता है कि हम कितने सुरक्षित हैं। चाहे पुराने निर्माण हो या फिर नए निर्माण हो, इन अपार्टमेंट्स में क्या भूकंप निरोधी क्षमता को देखा गया है? क्या भूकंप का पूर्वानुमान दिया जा सकता है? क्या हम ऐसी किसी तबाही के लिए, ऐसी किसी आपदा के लिए तैयार हैं? आज इन सभी मुद्दों पर देखिए श्वेत पत्र। ايوه ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر जब कांपती है धरती तो डोल उठती है दुनिया। कहते हैं जलजला और कुछ नहीं बल्कि पृथ्वी का हार्ट अटैक होता है। अब कॉमन भाषा में यही कहते हैं ना कि अर्थक्वेक इज द हार्ट अटैक ऑफ द अर्थ। तो यदि यहाँ पर जितना मासिव आपका ब्लॉकेट होगा, वो जितना टूटेगा तो बहुत बड़ा अटैक होगा, बहुत बड़ा एनर्जी रिलीज होगा। पिछले 100 सालों का सबसे जबरदस्त भूकंप आया तो तुर्की तबाह हो गया। उसके बाद शुरू हुआ आफ्टर शॉक्स का सिलसिला। भूकंप के बाद से वहां अब तक 250 बार दोबारा भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। इसका असर इजराइल और लेबनान तक हुआ। तुर्की में 5,700 से ज्यादा इमारतें गिर गई हैं। और इसी के साथ उठ खड़ा हुआ है ये सवाल कि भारत के अलग अलग हिस्से कितने तैयार हैं इस तरह की किसी त्रासदी के लिए। आज श्वेत पत्र में हम आपको बताएंगे कि तुर्की में इतना जबरदस्त भूकंप क्यों आया। क्या ऐसे जलजलों से किसी भी तरह बचा जा सकता है? क्या ऐसे जलजलों का पूर्वानुमान हो सकता है? भारत में हाई राइज अपार्टमेंट्स कितने सुरक्षित हैं? अगर भूकंप आए तो क्या करें?
अगर मलबे के नीचे फंस जाएं तो क्या करें? हम आपको बताएंगे कि आपके फ्लैट्स क्या वाकई भूकंप निरोधी निर्माण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं? कितने सुरक्षित हैं आप उतनी ऊंचाइयों पर? आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, और हाँ तो कितनी सटीक? क्या भूकंप की इस भविष्यवाणी से जान माल का नुकसान कम किया जा सकता है? कि टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पर बसा हुआ एक देश है और इस तरह के भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं। पिछले अगर हम 25 सालों के दायरे में ही देख लें तो लगभग 7 तीव्रता वाले कई भूकंप इस देश को दहला चुका है। ये भूकंप इतना भयानक था कि तुर्की अपनी जगह से 10 फीट खिसक गया। भूकंप आने पर जमीन का अपनी जगह से खिसकना आम है, लेकिन 10 फीट अचानक खिसक जाना बहुत बड़ी बात है। इसके चलते उसकी इमारतों, सड़कों, पानी की पाइपलाइन और नदियों तक की दिशा बदल जाने की आशंका है। भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के इंटरसेक्शन पर बसा हुआ है। अरेबियन, अफ्रीकन, यूरेशियन और एनाटोलियन प्लेट्स। अरेबियन प्लेट हर साल 20 मिलीमीटर अनातोलियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से अनातोलियन फॉल्ट लाइन में भूकंप आया। जब सेस्मोटेक्टोनिक सेटिंग ये कहता है कि जो ट्रिपल जंक्शन होता है, 3 प्लेट का जो मिलन होता है, वो काफी कॉम्पैक्ट एंड कपल्ड बोला जाता है उसको। काफी वहां पर कठोरता होती है और उस रॉक को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस सहने की शक्ति भी होती है। लेकिन जब उस सहन शक्ति जो प्लेट ट्रिपल जो जंक्शन है उसकी यदि सहन शक्ति यदि स्ट्रेस एक्युमुलेशन को एक्सीड कर जाएगा तो टूटता है। और जब बहुत ही कठोर तत्व जब टूटता है तो काफी भयंकर जो है एनर्जी जनरेट करती है, सेस्मिक एनर्जी जनरेट करती है। और ये सैलो पर हुआ है, ये ज्यादा नहीं हुआ, जो 15 किलोमीटर के जस्ट नीचे सैलो, लेसर देन 15 किलोमीटर। लेकिन इस भूकंप में एक ऐसी प्रक्रिया हुई जो आमतौर पर नहीं होती। वैज्ञानिक इसको पृथ्वी का फिसलना या स्ट्राइक स्लिप बोलते हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे को छू रही होती हैं, लेकिन अचानक फिसल जाती हैं। जानकार बताते हैं कि स्ट्राइक स्लिप में टेक्टोनिक प्लेट्स हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते हैं। इससे इमारतें गिरने की ज्यादा आशंका रहती है। तुर्की और सीरिया में आए इस भूकंप में अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों का अभी भी मलबे में दबे होने का डर है। There's some people is at the moment still in alive, and we hope we can find people which is still alive. Yes. And we are working mostly 23 hours or more. We're just sleeping only 10 minutes, 15 minutes. मलबों में दबी जिंदगियां ज्यादा इंतजार नहीं कर पाती। किसी के पास मदद पहुंच जाती है, किसी के पास नहीं। कई लोग भूख प्यास मौसम से दम तोड़ देते हैं। जानकारों का मानना है कि 72 घंटों के अंदर अगर रेस्क्यू नहीं हो पाता तो उम्मीद खत्म हो जाती है। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है उसके बाद दुनिया भर के अलग अलग देशों ने मदद की पेशकश की, लेकिन भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत फौरी राहत पहुंचाने की शुरुआत कर दी। एनडीआरएफ की 3 स्पेशलाइज्ड टीमों को तुर्की भेजा गया ताकि वहां पर मलबे में जिंदगी के जो निशान हैं उन्हें ढूंढकर बाहर निकाला जा सके। आखिर एनडीआरएफ की टीमों की क्या खासियत होती है और किस तरीके से वो राहत बचाव कार्य को वहां पर अंजाम दे रहे हैं? न जान की परवाह, न मुश्किल हालात की फिक्र।
हर आपदा में, हर जगह, हर वक्त राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ मौजूद है। तुर्की और सीरिया के भूकंप में हजारों लोगों की मौत हुई। दुनिया भर के देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। भारत ने अपनी आपदा स्पेशलिस्ट एनडीआरएफ की टीम को ऑपरेशन दोस्त के लिए रवाना किया। एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप प्रभावित गाजियान्तेप प्रांत में एक 6 साल की बच्ची को सही सलामत बाहर निकाला। यहाँ पे हर एक साइट ही अनस्टेबल है। हम जहाँ पे भी जा रहे हैं पूरे शहर एक बार प्रकार से तबाह हो चुका है। सेफ्टी अगर हम देखेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। डिफिकल्टीज में ही काम करना एनडीआरएफ का एक नाम है। और एनडीआरएफ के साथ साथ हमारा खुद का भी एक इमोशन होते हैं। अगर हम इनको, जैसे कि आपको पता होगा कि हम ऑपरेशन दोस्त के तहत यहाँ आ रखे हैं, तो दोस्ती निभाना आना चाहिए और हम वही कर रहे हैं। हम एक दोस्त की तरह ही काम कर रहे हैं। और जब एक बात दोस्त की होती है, परिवार की होती है, तो सिचुएशन कैसी भी हो हमें जाना है और उनको निकाल के लाना है। यहाँ जब आए, कल हम ऑपरेशन में गए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि लोग हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। वो जैसे ही हम अंदर जा रहे थे तो वो उनकी कोई ना कोई रिलेटिव्स उसके अंदर फंसा हुआ था, तो वो हमें कोऑपरेट कर रहे थे कि आप लोग जाइए और उसको निकालिए। ऐसा नहीं, वो उनके लोग जा रहे थे, उनको इतना नहीं इफेक्ट कर रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए बेसिकली वो बोल रहे थे कि आप लोग जाइए, क्योंकि हम लोग उनको सेफली निकाले। वो लोग तो बुलडोजर से निकाल रहे थे, तो इसलिए उनको हम पे ज्यादा भरोसा था। और महिलाएं भी हमें मिलती हैं, वो भी हमसे अच्छे से बात करती है। हम उनकी लैंग्वेज भले ही नहीं समझ पाते, लेकिन उनके इशारे हमें समझ में आते हैं। वो हमें थैंक यू के सहारे से इस तरह की बातें करती हैं, मतलब हमें थैंक यू बोलती हैं। सर, हमारे एनडीआरएफ टीम के पास मतलब इतने अच्छे इक्विपमेंट हैं कि उनको हैंडल करके और अप्रोच बना के हम मतलब जो भी वहाँ फंसे हुए लोग हैं उनको निकालते हैं। हर जान बचाना जरूरी है। इसी मकसद के साथ माइनस तापमान में इंसानों को बचाने की जद्दोजहद एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है। कुल 3 टीमें तैनात हैं टर्की में इस समय। उनकी संख्या 51, 50, 51 यानी कुल 152 रेस्क्यूज वहां स्थल पे उपलब्ध हैं। और 6 हमारे कैनाइन साथी भी हैं जो रेस्क्यू डॉग्स की तरह पहचाने जाते हैं। प्लस गाड़ियां हमने यहाँ से 11 भेजी हैं ताकि टीमों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे कम से कम भार रखें और अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो। तो टर्की में अर्थक्वेक की खबर मिलते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी सपोर्ट प्लेज की थी टर्की को। उस उपलक्ष्य में इमीडिएटली तैयारी हुई। पहली टीम अगले ही दिन यानी 7 तारीख को 11 बजे पहुंच गई थी। उसके बाद दूसरी टीम रात में 8 बजे पहुंची, फिर तीसरी टीम रवाना की गई। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या एनडीआरएफ भारत की एक खास फोर्स है जो आपदा स्पेशलिस्ट कहलाई जाती है। 23 साल पहले के दशक में भारत में कई बड़ी आपदाओं ने कहर बरपाया था। 1999 में उड़ीसा में भयंकर चक्रवात, 2001 में गुजरात भूकंप और 2004 में सुनामी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत में एक ऐसी फोर्स का गठन किया गया जो ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदाओं में तुरंत राहत कार्य को शुरू कर सके। 26 दिसंबर 2005 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया। अब ये फोर्स केवल भारत नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी मदद के लिए भेजी जाती है। तुर्की में एनडीआरएफ के साथ उनके स्निफर डॉग्स जूली और रोमियो भी गए हैं। भूकंप जैसी आपदाओं में स्निफर डॉग्स मददगार साबित होते हैं जो सूंघकर मलबे के नीचे लोगों के मौजूद होने का संकेत देते हैं। जब भी बड़े शहरों की आबादी बढ़ती है तो वहां पर रहने को जगह कम होती जाती है। रहने को जगह कम होती है तो ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण करना होता है। भारत में भी अधिकांश शहरों में यही नजर आता है। ये कहा जाता है कि ये जो अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, ये जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है यानी भूकंप निरोधी है। पर भूकंप निरोधी निर्माण का मतलब क्या होता है? ये किस तीव्रता तक के भूकंप को झेल सकती है? हम आपको विस्तार से ये सारी चीजें समझाते हैं।
ऊंची ऊंची इमारतें, इमारतों में हजारों घर। ये आजकल का चलन ही नहीं, आवश्यकता भी है। जमीन धीरे धीरे कम पड़ने लगती है तो आसमान की हदों तक पहुंचने की कोशिश है। लेकिन मुश्किल यह है कि अगर भूकंप आया तो इस ऊंचाई से निकला कैसे जाएगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप में 5000 से ज्यादा इमारतें गिर गईं। खौफ का आलम तुर्की में है तो माथे पर चिंता की लकीरें हर जगह हैं, खासकर उन लोगों के जो हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहते हैं। दिल्ली में ऊंची इमारतों में जिनके आशियाने हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी इमारतों का ऑडिट कराया जाए कि वो भूकंप के हिसाब से कितनी महफूज हैं। कई बार इस टॉपिक पे जो जब भी बात हुई, मतलब मेरे ख्याल से केवल एक अपार्टमेंट में स्ट्रक्चर ऑडिट की टीम आई थी, लेकिन अदरवाइज ये अक्सर हाँ, क्योंकि वहाँ अपार्टमेंट में काफ़ी दिनों से धरना चलता रहा और एक आध बार उसके बालकनी वगैरह गिर गए, तो उस हंगामे के बाद अथॉरिटी ने स्ट्रक्चर ऑडिट कराया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मास लेवल पे होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप अपील कीजिए और एओए से फंड ले लीजिए। हादसा हो जाए उसके बाद हम लोग चिल्लाते रहें और हंगामा करते रहें, उसका तो कोई फायदा नहीं है। आज इतना बड़ा हादसा टर्की में हुआ है, उसको देख के अगर हम थोड़े भी जाग जाएं तो हमें लगता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। ये मांग वैसे तो कई सालों से चल रही है, लेकिन हाल के भूकंप के कारण लोगों की आशंकाएं बढ़ गई हैं। आप देखिए टर्की में जो अभी हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई हैं सर। कोई ज्यादा पुरानी बिल्डिंग तो दिख नहीं रही है, तो मन में डर तो होता है। इस तरह का जब भी कहीं हादसा होता है तो मन में डर लगता है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बना दिया, बट क्या उसमें स्ट्रेंथ थी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुपरटेक का जो एमराल्ड कोर्ट गिराया, इसी बात पे तो गिरा था कि भाई कैसे आपने, जब बिल्डिंग की परमिशन ही कम थी और आपने इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है सो हमारी मांग इसी बात को लेकर है कि जल्द से जल्द नोएडा जो है सो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है सो एक पॉलिसी लाए और जो जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनकी ऑडिट की जाए। ये हाई राइज इमारतें कई कारणों से खतरनाक साबित हो सकती हैं, खासकर जलजले के दौरान। जमीन पर बने घरों के मुकाबले ऊंची इमारतों के गिरने की आशंका ज्यादा होती है, क्योंकि इनका वजन ज्यादा होता है और गुरुत्वाकर्षण का बल भी ज्यादा लगता है। ऊंची इमारतों के स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होने वाली सरिया, बीम, कॉलम, दीवारें गिरी तो ज्यादा तबाही लेकर आ सकती हैं। भूकंप के दौरान शीशे की खिड़कियां, पार्टीशन भी नष्ट हो सकती हैं, जिससे इनमें रहने वालों को चोट पहुंचने का डर होता है। भूकंप के दौरान लिफ्ट फेल होने से लोगों के अंदर फंसने का भी डर होता है। भूकंप की वजह से आग लग सकती है, गैस लीक हो सकती है, जिससे उसमें रहने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नोडल है उस दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो एनआईडीएम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी एहतियात बरतने की देता है कि अर्थक्वेक आएगा तो कहाँ पर छुपिएगा, माथा को बचाइएगा, कोई ये में कॉर्नर में रहिएगा, कोई हेवी के नीचे नहीं रहिएगा। तो ऑल द प्रोटोकॉल हैज बीन ऑलरेडी जारी किया गया है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और ये टर्की का एक तरह से अर्ली वार्निंग है। भूकंप निरोधी डिजाइन और निर्माण से तैयार की जाती है। हमने ये जानने का प्रयास किया कि इन बिल्डिंग्स को बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आप देखिए पहले डिजाइन बनते थे केवल प्लिंथ एरिया का, बिल्डिंग का, टाइपोलॉजी का, लेकिन फाउंडेशन का डिजाइन नहीं होता था, क्योंकि फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान में देखिएगा फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अर्थक्वेक शेकिंग आता है तो उसका अर्थक्वेक शेकिंग को विवर्तन कर देता है, उसके एनर्जी को मैंने स्कैटर्ड कर देता है, कभी जो है उसको क्षय कर देता है, कभी उसको एनर्जी को फैलाव कर देता है, कभी शोषण कर लेता है। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को बनाया जाता है जिससे कि एनर्जी पूरा जो है वो बिल्डिंग में न जाए और उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाए और बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहे जिससे गिरे नहीं। भूकंप रोधी इमारत इसी टेक्निक पर बन रही है कि पैरामीटर जनरेट करते हैं जियो टेक्निकल कि आपके बिल्डिंग के स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन जहां बिल्डिंग बना रहे वहां पर कैसा है, कम है कि बेसी है। यदि बेसी का है तो उस तरह से आपके स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी के लिए बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, यदि कम है तो वहां और भी
इंजीनियरिंग सोल्यूशन लेके बनाने पड़ेंगे, और वो हम लोग कर रहे हैं, वो भारत सरकार कर रहा है। एनसीएस जनरेट कर रिपोर्ट जनरेट करके दे रहे हैं, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसको लगा रहा है बिल्डिंग डिजाइन कोड में। इसीलिए जो हजार्ड जोनेशन मैप जो बना है जोन 2 से लेकर 5 तक, उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं माइक्रो जोनेशन करके। भारत में हर साल लगभग 1000 बार भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनमें से कुछ अधिक तीव्रता के होते हैं, कुछ कम तीव्रता के होते हैं, लेकिन एक आकलन के अनुसार लगभग 200 से 250 झटके ऐसे होते हैं जो लोग महसूस करते हैं। भारत का 59% जो इलाका है वो हाई रिस्क जोन में आता है, जिसमें हिमालय के जो इलाके हैं वो आते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली। गिरती हुई इमारतों के साथ धूल का जो गुबार उठा वो चिंता के बादल में बदल गया, और चिंता सवालों और आशंकाओं में बदल गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाला देश, जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, वो भूकंप को लेकर कितना तैयार है। सरकार के अनुसार भारत का लगभग 59% क्षेत्र भूकंप के हिसाब से बेहद संवेदनशील है। भारत में भूकंप आशंकित क्षेत्र को सरकार ने 4 जोन्स में बांटा है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहर और कस्बे जोन 5 में आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप का खतरा है। दिल्ली एनसीआर जोन 4 में है, जो खतरे के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में, ये जो जितना भी रेड एरिया है, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, नॉर्थ बिहार, और ज़्यादातर हिस्से हैं उत्तराखंड के, कुछ हिमाचल प्रदेश, कुछ जे&के और कच्छ रीजन, ये सब जोन 5 है, जो कि मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। दूसरे नंबर पे जो आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं, ये तो ऑरेंज और रेड मिला के आपका हिमालयन पूरा रीजन जो है, हिमालय उसी में आता है। जो ऑरेंज पूरा दिल्ली का एरिया भी आ जाता है। बिल्कुल, दिल्ली भी जोन 4 में है, और इस एरिया में हमेशा आशंका बनी रहती है अर्थक्वेक्स की। जोन 2 वो क्षेत्र है जिसमें सबसे कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, जबकि जोन 5 वो क्षेत्र होता है जहां सबसे तीव्र भूकंप का खतरा रहता है। भारत का लगभग 11% क्षेत्र जोन 5 में है, जिसमें जम्मू और कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, उत्तराखंड, नेपाल से लगने वाला इलाका, बिहार का कुछ हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात में कच्छ का रण वाला हिस्सा, अंडमान और निकोबार। ये वो क्षेत्र हैं जो जोन 5 में आते हैं। इसके बाद देश का 18% हिस्सा जोन 4 में है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के बाकी हिस्से, लद्दाख, दिल्ली एनसीआर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका, बिहार और बंगाल में सुंदरबन के आसपास का क्षेत्र, गुजरात के रण ऑफ कच्छ के बाद का बाकी इलाका, महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास वाले क्षेत्र को जोन 4 में रखा गया। जोन 5 के बाद भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा इसी क्षेत्र में है। दिल्ली एनसीआर के हिस्से में यमुना नदी के पास वाले इलाके में सबसे अधिक खतरा बताया गया। देश के सबसे ज्यादा राज्य जोन 3 में आते हैं, जिसमें पंजाब के कुछ हिस्से, हरियाणा का शेष इलाका, राजस्थान का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश का बाकी हिस्सा, बंगाल और झारखंड का शेष इलाका, मध्य प्रदेश का बाकी हिस्सा, गुजरात और महाराष्ट्र का शेष भाग, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ इलाका, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, ये क्षेत्र जोन 3 में आते हैं। इसे भूकंप के हिसाब से औसत खतरे वाला इलाका बताया गया। इसके बाद आता है जोन 2, जिसमें इन राज्यों के इलाकों के अलावा शेष क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें भूकंप का खतरा औसत से कम माना गया। हमारे ट्रिपल जंक्शन के पास छोटा छोटा अर्थक्वेक लगातार हो रहे हैं, तो वहां पर जो स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा है वो रिलीज भी हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नेचर्स है। सब हमारा भारत का रिलीजिंग जो है, तो छोटा छोटा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो रहा है, 4, 3.5, 3.3 आप देखेंगे तो ट्रिपल जंक्शन काफी अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज हो चुका है। आप कॉमन भाषा में यही कहते हैं ना कि अर्थक्वेक इज द हार्ट अटैक ऑफ द अर्थ।
तो यदि यहाँ पर जितना मासिव आपका ब्लॉकेड होगा, जितना मासिव आपकी जो एस्पेरिटी होगी, जो हेट्रोजिनिटी होगी मटेरियल का, वो जितना टूटेगा तो बहुत बड़ा अटैक होगा, बहुत बड़ा जो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन इंडिया के में छोटा छोटा अर्थक्वेक होके रिलीज हो रहा है, तो इसलिए होने की संभावनाएं कम है। सबसे अधिक खतरा हिमालय के पहाड़ी इलाकों को है। सीस्मोलॉजिस्ट्स के अनुसार ये इलाका पिछले 700 से अधिक सालों से टेक्टोनिक प्लेट्स के तनाव वाला इलाका रहा है। टेक्टोनिक तनाव की वजह से इस इलाके में हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये टेक्टोनिक तनाव अभी और 200 वर्षों तक जारी रह सकता है। पृथ्वी की सतहों के नीचे जो कुछ हलचल होती है, उससे इतना तो साफ है कि भूकंप को हम रोक नहीं सकते, पर भूकंप के लिए हम तैयारी कैसे कर सकते हैं? किस तरीके से हम भूकंप आने के बाद खुद को और अपनों को बचा सकते हैं? नेदरलैंड्स के एक शोधकर्ता फ्रैंक हुगेबीट्स के एक ट्वीट ने तहलका मचा दिया और एक नई बहस को दोबारा छेड़ दिया कि क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। फ्रैंक ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की भविष्यवाणी 3 दिन पहले ही कर दी थी। इसके ठीक 3 दिन बाद 6 फरवरी को उसी क्षेत्र में 2 बड़े भूकंप आए। फ्रैंक हुगेबीट्स ने लिखा था, जल्दी ही या बाद में इस क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। हुगेबीट्स ने यह भी कहा था कि आने वाले समय में अफगानिस्तान में बड़ा भूकंप आएगा जिसका असर भारत और पाकिस्तान पर होगा। अगर भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जैसा आमतौर पर वैज्ञानिक मानते हैं, तो फिर हुगेबीट्स ने कैसे पता लगाया? अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग है कि पोस्ट अर्थक्वेक डिजास्टर फेज अर्ली वार्निंग। मतलब कि अर्थक्वेक हुआ, पी वेव हो गया, तो ये रप्चर जब होता है तो थोड़ा सा हिलता है। इसके बाद जो सेस्मिक वेव जनरेट करता है तो डिफरेंट शियर वेव, सरफेस वेव जनरेट होते हैं, और वही जो है डिजास्टर्स फेज है। तो पी वेव जो हुआ इनिशियल जो हमको अर्थक्वेक होने के बाद मिला सिग्नल टाइम, उसे कब आएगा डिजास्टर फेज, पर शियर वेव कब आएगा, एस वेव कब आएगा, सरफेस कब आएगा, ये डिपेंड करता है एपिसेंटर डिस्टेंस पर, कि आपका सोर्स का डिस्टेंस और आपका लोकेशन का डिस्टेंस कितना दूर है, माने आपका रिसीवर का डिस्टेंस जहां आप कर रहे हैं। तो इवन लाइव के लिए 5 सेकंड भी बड़ा है। लेकिन यदि आप हिमालय से आता है, वहां से यदि पूरी अर्थक्वेक चलती है तो हमको काफी करके दिल्ली तक और पूरी एरिया में 66 सेकंड का टाइम है। ये काफी ज्यादा टाइम बोला जा सकता है। हर मामले में भले ही भूकंप का पूर्वानुमान संभव न रहा हो, लेकिन ये 66 सेकंड का फासला काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वैज्ञानिक भूकंपीय घटनाओं में 4 खास बातों पर ध्यान देते हैं: भूकंप की चेतावनी, पूर्वानुमान, आशंका और भविष्यवाणी। वैज्ञानिक मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से ये बता सकते हैं कि भूकंप द्वारा पैदा की गई शॉक वेव्स कितनी देर में किसी इलाके तक पहुंच सकती है। हालांकि ये समय सेकंड्स का होता है, लेकिन जान माल का नुकसान कम हो सकता है। एक बड़े भूकंप के बाद छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स आते हैं। ये आफ्टर शॉक्स एक खास पैटर्न पर आते हैं, इसीलिए इनके बारे में पहले से बताना वैज्ञानिकों के लिए आसान है। ये वैज्ञानिकों की ऐसी भविष्यवाणी होती है जो लंबे समय में कारगर साबित हो सकती है। किसी खास इलाके में आने वाले भूकंप का इतिहास पता करके आने वाले समय में भूकंप के बारे में बताया जाता है, लेकिन इनकी सच होने की संभावना 300 में से 1 होती है। भूकंप की भविष्यवाणी 3 पैमानों पर खरी उतरनी चाहिए: भूकंप कब आएगा, कहां आएगा और तीव्रता क्या होगी। अगर इन तीनों की जानकारी समय से पहले दी जा सकती है तो कह सकते हैं कि भविष्यवाणी सटीक है, वरना नहीं। बड़ा सवाल यह है कि अगर आप भूकंप के दौरान फंस जाएं तो क्या करें कि जीवित बचें। अगर आप घर के अंदर हो तो किसी मजबूत मेज के नीचे शरण लें। अपने चेहरे और सिर को अपने बाजुओं से ढक लें। बिल्डिंग के किसी कोने में झुक कर बैठ जाएं। शीशे, खिड़कियों, दरवाजों तथा दीवारों से दूर रहें। ऐसी कोई चीज जो गिर सकती हो उससे दूर रहें। जब तक भूकंप के झटके न रुकें और बाहर जाना सुरक्षित न हो, तब तक वहीं रुके रहें। इसमें चारों ओर सबकी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, और इसमें पब्लिक भागीदारी का भी जरूरत है। जैसे कि पब्लिक उस बात को समझे, माने। जहां पर अर्थक्वेक प्रोन जोन है, आपको तो बना के दिया गया है मैप, तो आप उस तरह से घर बनाएंगे तो भूकंप और अधिक मकान नहीं बनाएंगे और अर्थक्वेक के प्रोन जोन में रहेंगे, तो आप तो खुद
अर्ली वार्निंग नहीं मान रहे हैं। यदि आप घर के बाहर हो तो जहां हो वहां से न हिले। बिल्डिंग, पेड़ों, स्ट्रीट लाइट्स और बिजली के तारों से दूर रहें। यदि किसी चलते वाहन में हो तो सुरक्षा के साथ गाड़ी रोके और गाड़ी में रुके रहें। बिल्डिंग, पेड़ों, ओवरपास, बिजली, टेलीफोन के तारों के नीचे रुकने से बचें। यदि मलबे के नीचे फंस जाएं तो माचिस की तिल्ली को न जलाएं, धूल न उड़ाएं और ज्यादा हिले डुले नहीं, क्योंकि मलबे के नीचे खिसकने का डर रहता है। अपने मुंह को किसी रुमाल या कपड़े से ढकें। किसी पाइप या दीवार को थपथपाएं ताकि बचाने वाले आपको ढूंढ सकें। उपलब्ध हो तो सीटी का उपयोग करें। कोई उपाय न हो तो तेजी से चिल्लाएं, हालांकि चिल्लाने से मुंह में सांस से खतरनाक धूल अंदर जाने का खतरा रहता है और इस बात का ध्यान रखना होगा।